सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं और खूब अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बेटा हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, व्याकरण की कड़ी में ही हम एक नया विषय आज पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। नया विषय है, उदाहरण के साथ शुरू कर रही हूँ। बेटा मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिखी है। राजा का कुमार जा रहा था। ठीक है, राजा का कुमार जा रहा था। अगर मैं राजा का कुमार की जगह लिख दूं राजकुमार तो क्या बन जाएगा? राजकुमार जा रहा था। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। यह पुस्तक हाथ से लिखित है। यह पुस्तक हाथ से लिखित है। ठीक है, हाथ से लिखित की जगह अगर मैं लिख दूं हस्तलिखित, यह पुस्तक हस्तलिखित है। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द हैं। राजा का कुमार, उसकी जगह मैंने एक शब्द लिख दिया राजकुमार। ठीक है, फिर मैंने लिखा हाथ से लिखित, उसकी जगह मैंने लिख दिया हस्तलिखित। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बन गया। और ये एक शब्द जो है ये सार्थक शब्द है। सार्थक का मतलब स अर्थ, अर्थ सहित। राजकुमार शब्द का भी कुछ अर्थ है और हस्तलिखित का भी अर्थ है। यानी कि अब क्या बना कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जब कोई सार्थक शब्द बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समास। हमारा आज का विषय है समास। इसे हम समस्त पद भी कह सकते हैं या इसे समासिक शब्द भी कहते हैं। ठीक है बेटा, परिभाषा को ध्यान से सुनिए। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जब कोई सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। बेटा बहुत बार बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि मैम ये तो वाक्यांश है ना। ये वाक्यांश नहीं है। वाक्यांश और समास में क्या अंतर है? बेटा जो समास होता है, जो समस्त पद होता है, उसका हम विग्रह कर सकते हैं। विग्रह का मतलब है उसे अलग अलग करना। जैसे अभी मैंने दो उदाहरण ली, राजा का कुमार, राजकुमार, राजकुमार शब्द है, उसे हम अलग अलग कर सकते हैं। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, इसे हम अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन वाक्यांश में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम विग्रह नहीं कर सकते। इन दोनों में यही अंतर है। ठीक है, तो क्या बना कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जब कोई सार्थक शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। अब बेटा हम इसके भेदों पर आते हैं। समास के बेटा 6 भेद होते हैं जिन्हें हम एक एक करके अभी समझेंगे। ध्यान से देखिए। सबसे पहले है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं द्वंद्व समास। सभी ठीक है, लेकिन आपको अधिकतर किताबों में यह शब्द पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, द्वंद्व। द्वंद्व में बेटा इसकी पहचान क्या है? आपको जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई भी शब्द दिया जाएगा, उसका विग्रह करके आप उसके समास का भेद बताइए। ठीक है, उस समस्त पद का विग्रह करें और उसका भेद बताएं। अब विग्रह कैसे करना है? द्वंद्व समास क्या है? जैसे एक मैं उदाहरण लेती हूं, आना जाना। द्वंद्व समास की बेटा सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इसमें हाइफन लगा होता है। ठीक है, पहली पहचान ये है कि हाइफन लगा हो। आना जाना दिया है, इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? आना और जाना। ठीक, जब हम इसका विग्रह करते हैं
विग्रह करने पर दोनों शब्दों के बीच में और या फिर या शब्द लग जाता है। जैसे माता पिता, इसका विग्रह करने पर क्या बनेगा? माता या पिता, या आप लिख सकते हैं माता और पिता। ये बेटा आपके सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि आपने या लगाना है या और लगाना है। ठीक है, और एग्जांपल्स लेते हैं। लाभ हानि, लाभ और हानि, या आप लिख सकते हैं लाभ या हानि, कुछ भी। एक चीज बेटा नोटिस करना कि द्वंद्व समास की जितनी उदाहरण होती हैं, अधिकतर उदाहरण विपरीत शब्द या विलोम शब्द या उल्टे शब्द होते हैं। माता पिता, आना जाना, ऊंच नीच, आगे पीछे, अंदर बाहर, ठीक है, उनमें हाइफन लगा होता है। और जब आप उसका विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर उसमें और या फिर या का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा द्वंद्व समास में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हाइफन नहीं लगा होता। जैसे जलवायु, शब्द है जलवायु, इसमें हाइफन नहीं लगा हुआ, लेकिन यह द्वंद्व समास की उदाहरण है। इसका विग्रह क्या होगा? जल और वायु। ठीक है, इसी तरह से एक और लेती हूं शब्द भीम अर्जुन। इसका विग्रह क्या बनेगा? भीम और अर्जुन। अब देखो, ये कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जिनमें ना तो हाइफन लगा होता है और ना ही ये उल्टे शब्द होते हैं। अब जैसे भीम अर्जुन है, ठीक है, अगर हम इसको अलग अलग करें तो ये उल्टे तो नहीं बनते ना, भीम और अर्जुन, और ना ही इसमें हाइफन लगा हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, ऊपर नीचे, दही बड़ा, आगे पीछे, आना जाना, भाई बहन, अंदर बाहर, तो ये सारे क्या हैं? द्वंद्व समास की उदाहरण। द्वंद्व समास में एक तो शब्दों में हाइफन लगा होता है, दूसरे अधिकतर ये उल्टे शब्द होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनमें हाइफन भी नहीं लगा होता और ये उल्टे शब्द भी नहीं होते हैं। और जब आप इनका विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर इनमें और या फिर या का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम दूसरी उदाहरण देखते हैं, दूसरी भेद देखते हैं। समास का दूसरा भेद है द्विगु समास। ध्यान से देखिएगा, द्विगु समास। द्विगु, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द्विगु। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से आप किसी भी तरह से, लेकिन आपने स्पेलिंग्स के ध्यान रखना है और कोशिश ये करनी है कि इसको इस तरह से लिखा जाए, द्विगु, मानक रूप में लिखा जाए। ठीक है, अब द्विगु का अर्थ क्या है? द्विगु का अर्थ होता है दो गाय। दो गाय, इसको आप ये भी कह सकते हैं दो गायों का समूह या समाहार। जब आप द्विगु समास का विग्रह करेंगे, विग्रह करने पर जैसे हमने द्वंद्व समास में और या फिर या लगाया था, इसी तरह से जब आप द्विगु समास का विग्रह करेंगे, उसके पीछे का समूह या का समाहार शब्द जरूर लिखेंगे जब आप इसका विग्रह करेंगे। और इसकी पहचान क्या है? जब आप इसका विग्रह करते हैं तो इसका जो पहला पद होता है, पहला जो शब्द, पहला पद जो होता है वो एक नंबर है। नंबर, जिस यानी काउंटिंग, कोई नंबर। जब आप इसका विग्रह करेंगे, विग्रह करने पर पीछे का समूह या का समाहार जरूर लगाएंगे। और जब आप विग्रह करेंगे तो उसका पहला पद जो है
वो एक संख्या होगी, एक नंबर होगा। ठीक है, इसके उदाहरण देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। त्रिलोक, त्रिलोक यानी कि इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, 3 लोकों का समूह, 3 लोकों का समूह। आगे देखिए, चौमासा, 4 मासों का समूह। इसी तरह से चौराहा, 4 राहों का या 4 रास्तों का समूह। पंचवटी, पंचवटी, 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह। षटकोण, 6 कोणों का समूह। ठीक। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह। अठन्नी, 50 पैसा जिसे कहते हैं, अठन्नी, 8 आनों का समूह। इसी तरह से नवरत्न, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। अब देखो, इतने सारे मैंने इसके उदाहरण दिए हैं, सबके पीछे जब मैंने विग्रह किया तो का समूह लगाया, और जब मैंने विग्रह किया तो हर एक का पहला पद जो है वो एक संख्या है, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बोलती हूँ शताब्दी, है ना, 100 वर्षों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, पीछे का समूह लगा और 100 जो है वो एक संख्या है। तो बेटा द्विगु समास में जब आप विग्रह करेंगे तो उसका पहला पद, विग्रह करने पर पहला पद एक संख्या होती है और पीछे का समूह जरूर लगेगा। ठीक है, अब बेटा हम इसके तीसरे भेद की ओर चल रहे हैं। इसका तीसरा भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास समझने से पहले हम कारक याद करेंगे। ठीक है, कारक चिन्ह सबको याद है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर ऊपर संबोधन है। अरे कारक के कितने भेद थे, 8 भेद। ठीक है, इन 8 भेदों में से कर्ता कारक और संबोधन कारक तत्पुरुष समास में प्रयोग नहीं होता है, जबकि जो बाकी 6 भेद हैं वो इसमें आते हैं। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर ऊपर। ठीक है, अब बेटा तत्पुरुष समास में कारक किस प्रकार से प्रयोग होते हैं? जब आप शब्द का, एक समासिक पद का या समस्त पद का आप विग्रह करेंगे तो उसका विग्रह करने पर आपको उसमें कारक चिन्ह मिलेगा। उदाहरण लेते हैं कर्म की, यश प्राप्त, यश प्राप्त, इसका अगर हम विग्रह करेंगे, विग्रह करने पर क्या बनेगा? यश को प्राप्त।
यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ठीक है, इसके एक और उदाहरण लेते हैं। वन गमन, वन गमन, वन को गमन। अब देखो, कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, जब आपने विग्रह किया तो उसमें आपको को मिला। ठीक है, इसी तरह से अगला देखते हैं करण कारक में। करण कारक किस प्रकार से प्रयोग होता है, उसकी उदाहरण है हस्तलिखित। जब आप विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, हाथ से लिखा हुआ या हाथ से लिखित। कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, इसी तरह से बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से। कर्ता ने कर्म को करण से, तो बाढ़ से पीड़ित। आगे देखिए संप्रदान, संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। इसकी उदाहरण लेते हैं, रसोई घर। इसका विग्रह करने पर क्या बनेगा, रसोई के लिए घर। ठीक है, स्नान घर, इसका विग्रह करने पर बनेगा स्नान के लिए घर। आपको इसमें संप्रदान कारक का चिन्ह मिला। ठीक है, उसके बाद अपादान। अपादान हमने किया था से अलग, जब दो चीजें अलग हो जाती हैं, जैसे कि पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से कोई व्यक्ति अलग हो गया। ठीक है, इसी तरह रोग मुक्त, इसका विग्रह करने पर क्या बनेगा, रोग से मुक्त। अब रोग से मुक्त, रोग से अलग हो गया। करण कारक के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, हमने कारक में भी ये पढ़ा था, जब दो चीजें अलग होती हैं, चाहे उसमें से लगा हुआ है लेकिन ये उसके द्वारा काम नहीं हो रहा। ठीक है, आगे संबंध। देश भक्त, देश का भक्त। संबंध कारक में हमने क्या किया था, का के की। ठीक है, देश भक्त, देश का भक्त। दीनानाथ, दीनानाथ, दीनों का नाथ। जब आपने विग्रह किया, दीनानाथ शब्द का विग्रह किया, इस पद का विग्रह किया, तो विग्रह करने पर आपको इसमें कारक चिन्ह का मिला, इसलिए ये तत्पुरुष समास। ठीक है, इसी तरह से अधिकरण की अगर हम उदाहरण लेते हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास की उदाहरण लेते हैं, तो वनवास, इसका विग्रह करने पर क्या बनेगा, वन में वास। अब देखो यहाँ पर अधिकरण के हमने चिन्ह किए थे में पर ऊपर, यहाँ पर में। ठीक है, हमें इस समस्त पद का विग्रह करने पर में कारक चिन्ह मिला, तो इसलिए ये क्या है, तत्पुरुष समास। इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं, आप बीती, आप बीती, इसका विग्रह क्या बनेगा, आप पर बीती। आप बीती समस्त पद का हमने विग्रह किया, विग्रह करने पर बना आप पर बीती, और हमें उसमें पर कारक चिन्ह मिला। किसी भी समस्त पद का जब हम विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर यदि हमें कारक चिन्ह मिलता है तो वह तत्पुरुष समास है। ठीक है बेटा, बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों भेद अच्छे से समझ आए हैं। आप इसे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और इसके अन्य उदाहरण अपनी व्याकरण की किताब में से भी पढ़िएगा। जो तीन भेद रहते हैं वो हम अगली कक्षा में और अगले ट्यूटोरियल में करेंगे। धन्यवाद बेटा।